हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका सक्सेस मंच चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो हम लोग लेकर आए हैं यूपीपीएससी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़। यूपीपीएससी की नोटिफिकेशन भी आ चुका है 2020 का, तो उसके लिए आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको टेस्ट कराऊंगी। क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं थ्योरेटिकल तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपका इस एग्ज़ाम में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जैसे सब कहा जाता है कि मेंस एग्ज़ाम के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरह प्री एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज़ लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ जो मैं टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को सामने लेकर आई हूँ, ये हर एक टर्म पे बेस होगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, ये ही आपके जो मेन टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर इनको आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आप लोगों का एग्ज़ाम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स होते हैं, GS1 और GS2। GS2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो GS2 को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। GS1 में हम लोग यहाँ फोकस करेंगे, जिसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने होते हैं। तो चलिए हम लोग आज से ये टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं 2020 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें करंट अफेयर्स की भी स्पेशल सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में विशेषता पूछा गया है। तो ये संक्रमण काल माना जाता है, राजपूत काल माना जाता है, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल माना जाता है, ये उपयुक्त में से सभी माना जाता है। तो जिसने हिस्ट्री अच्छे से कवर कर ली होगी उसका आंसर दे सकता है। तो आप लोग अपना आंसर नोट करते जाइए और मैं इसका आंसर भी बताती जाऊँगी, प्लस आप लोग को यहाँ पर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताती जाऊँगी कि इसके बारे में और भी आसपास की चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग जान पाएँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, यहाँ पर राजपूत काल। क्योंकि 750 से जो 1200 ईस्वी तक का काल है वो राजपूत काल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राजपूत जो शब्द होता है वो संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा और एजेंट टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल भी कहा है। तो ये मेन आपके इसलिए हो जाता है कि किसने कहा था, ये 1200 शताब्दी के जो पहले का भारत था उसको राजपूत काल किसने कहा था, तो वो कहा था एजेंट टोड ने। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो इसका ऑप्शन है दहिरियार, दाहिर, जच या राजशाहनी। अगर जिसने लूशन पढ़ी होगी वो भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजा दाहिर। दाहिर था जो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो इसका जो व्याख्या है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर राजा जो दाहिर था वो सिंध के सिंधी ब्राह्मण सेन गुर्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया, जहां पर राजा दाहिर सेन ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध किया। उनका शासनकाल था 663 ईस्वी से 712 ईस्वी तक। उन्होंने अपने शासनकाल में सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया था, परंतु अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मेद शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई लड़ी, परंतु वो हार गए थे और 712 ईस्वी में उनका सिंधु नदी के किनारे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध जो 1757 में हुआ था। तो आप ये भी यहाँ पे याद कर सकते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का 1764 और बंगाल का युद्ध 1770 में। तो यहाँ आप ईयर भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सूची 2 में है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट और कार्टियर। तो इसको आपको मैचिंग करना है। मैचिंग के लिए ऑप्शन ये है, तो आप यहाँ से पूरा ये ऑप्शन देख सकते हैं।
ये देखिए, तो ये पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हो और आप इसके अकॉर्डिंग आप इसमें करेंगे यहाँ पर क्या आपका आंसर हो सकता है। तो इसमें जो है प्लासी की लड़ाई आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि प्लासी की जो लड़ाई है वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी दोनों में ये ऑप्शन आ रहे हैं। और जो बक्सर का युद्ध है वो कार्टियर के नेतृत्व में था। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो डी है वो बी के साथ जो C3 मैच कर रहा है वो यहाँ पर मेन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो जो प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन किया उसी का एक सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ये बहुत इजी है तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। प्लासी की जो युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है यहाँ पर आप लोगों को पता है जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था अभी हमने देखा कि 1757 23 जून मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे हुआ था और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये एक थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, कांच द्वीप का, या फिर कुश द्वीप का? तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को आता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्बू द्वीप का। भारत जो है वो जम्बू द्वीप का अंग था। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के 7 महाद्वीपों में से एक था। ये द्वीप जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित था। इसके इलावृत भद्राक्ष, किंगपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय व नौ खंड थे इसके। और भारतवर्षीय मृत्युलोक कहा जाता था। शेष जो है उसे देवलोक कहा जाता था। इसके चतुर्दिश लवण सागर कहा जाता, जो इसके आसपास थे उसे लवण सागर कहा जाता था। और जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जो जम्बू वृक्ष होता था जिसे जामुन का वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी प्री के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो द्वीप है इसका नाम किस वृक्ष के नाम पर हुआ। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार जो इसके बड़े द्वीप हैं उनके नाम है प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौच, साक और पुष्कर। तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन हो जाता है ये यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के, क्योंकि आजकल का पैटर्न ऐसा हो रहा है कि कैसे भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो किस भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले किया गया था ग्रीक भाषा में। उर्दू में, फारसी में, अरबी में नहीं किया गया। ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के, शहरों के को अपनी भाषा में उन्होंने अजीबोगरीब नाम रखे थे। जैसे पाटलिपुत्र को वो लोग पालीबोथरा कहते थे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मथुरा को मेटोरा, बल्क को बैक्ट्रिया। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया था और झेलम को डायडप्स नाम यहाँ पर दिया गया था। तो ये नाम आप लोग यहाँ याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? अगर नॉर्मल पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आप बताएंगे यहाँ पर सबसे बड़ी झील यहाँ कैस्पियन सागर है। लेकिन अगर मीठे पानी की झील पूछी जाए तो यहाँ सुपीरियर आप झील लिखेंगे, बट यहाँ इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर झील। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जो अपने वृहद आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील अपने क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी झील है। उसका क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग किलोमीटर और आयतन 78,200 घन किलोमीटर है। इसका कोई बाह्य गमन नहीं है और पानी सिर्फ वाष्पीकरण द्वारा बाहर जाता है। मतलब इससे लिंक कोई और समुद्र, झील या नदियाँ नहीं है और इसका जो पानी है वाष्पीकरण के द्वारा ही सिर्फ बाहर जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इनमें से सौर प्रणाली जो थी
उसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जे.एल. बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने या केपलर ने? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सौर प्रणाली यहाँ कोपरनिकस ने खोज की थी इसकी। चलिए नेक्स्ट आंसर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो पोलैंड में जन्मे कोपरनिकस पॉलिश खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने ये क्रांतिकारी सूत्र दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोलशास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, यानी हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। इसके पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य, तारे तथा पिंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी मैं कराती जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आप लोग ये सब तैयार कर लीजिएगा। जीन्स किसके बने होते हैं, मतलब जीन्स इन चारों में किसके बने होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड आ गया। तो जीन्स जो है वो डीएनए का बना होता है, डीएनए का ये जीन्स बना होता है। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन तो नहीं है क्योंकि नॉर्मल जीन्स जो होता है वो हम लोग डीएनए से निकालते हैं, जो कि डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग और इन सब के द्वारा भी हम एक पैतृकता की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो ये चार ऑप्शन आप लोग देखिए। पूना पैक्ट जो हुआ था उसमें क्या कहा गया था? तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने को कहा था, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कहा गया था, निम्न वर्गों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कहा गया था, या फिर निम्न वर्गों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए कहा गया। तो यहाँ पर है निम्न वर्गों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पूना पैक्ट में कहा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पूना पैक्ट या पूना समझौता जिसे भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, ये पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड के रूप में संशोधन के रूप में अनुमति यहाँ प्रदान की थी। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब एक पॉलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कौन सा सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को तो इसका आंसर पता ही होगा कि लोकसभा, निर्वाचित जो सदन होता है वो लोकसभा होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है, जिसमें 530 सदस्य राजा का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो समुदाय में अधिकतम 2 सदस्यों को वो नामित कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? तो ये भी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो नई काव्य शैली सबके हिंदी या हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को तूतिए हिंद और हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। एक अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन देते हैं, इकोनॉमिक का। मानव सूचकांक किसने बनाया है? UNCTAD या फिर अंकटाड भी कहते हैं इसे, आसियान, IBRD या UNDP, किसने बनाया है मानव सूचकांक? तो ये बनाया है UNDP ने। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में व्याख्या। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों का एक संयुक्त सांख्यिकी सूचकांक है, जिसे मानव विकास के 3 आधारों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा बनाया गया। महबूब उल हक, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि पाकिस्तान के थे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका 1990 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा समर्थन किया गया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे UNDP इसकी फुल फॉर्म है, ये द्वारा प्रकाशित किया गया था।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो जिसकी अभी हमने बात की मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है उन्होंने दिया था। तो अभी इसके बारे में हमने देखा, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने बनाया था। और इसके बाद मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, आयु और जीवन स्तर को मापा जाता है। भारत में प्रथम मानव रिपोर्ट 2002 में जारी की गई थी भारत में। और महबूब उल हक जो अभी हमने बात की पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। अब एक हम क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर का ले लेते हैं जो कि अभी जनवरी सेशन का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर कितना खर्च करने की ज़रूरत होगी? ये जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण समीक्षा हुई है उसमें एक था, तो 1,000 अरब डॉलर, 1,400 अरब डॉलर, 1,500 अरब डॉलर या 1,200 अरब डॉलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, 1,400 अरब डॉलर। इसके बारे में व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2019-20 में कहा गया कि यदि भारत को 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो उसकी बुनियादी संरचना पे 1,400 अरब डॉलर खर्च करने की ज़रूरत होगी। वित्त वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद वित्त वर्ष 2021 में इसके मजबूत स्थिति में पहुंचाने का अनुमान जताया गया है। बट अब कोरोना आ चुका है, अब इसके बाद क्या होता है अब देश की अर्थव्यवस्था का अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। WHO ने किस वायरस के प्रकोप को एक आपातकालीन घोषित करने का निर्णय लिया गया? तो ये आप सब लोग जानते हैं, इसमें तो ऑप्शन की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसने सबकी ज़िंदगी इस समय कर रखी है। तो इसका आंसर है कोरोना। इसका आंसर है, आप लोग को सबको पता होगा, कोरोना वायरस जो कि चीन की उपज का एक वायरस है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप को आपात स्थिति घोषित करने पर विचार करने के लिए जिनेवा में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक जारी। ये जनवरी का क्वेश्चन है, इसके अब काफ़ी सिचुएशन डिफरेंट है, तो ये मैं सिर्फ करंट अफेयर के लिहाज से आपके लिए लेकर आई हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र निकाय यह तय करेगा कि प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है या नहीं। बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि WHO को लगता है कि वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। यदि प्रकोप को आपात स्थिति घोषित किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र निकायों को सख्त संगरोधी उपाय करने की सलाह दी जा सकती है और आपातकालीन स्थिति घोषित कर दिया गया है आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सहायता से निर्मित अरबिंदो आश्रम स्कूल भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भूटान में, मालदीव में, श्रीलंका में या नेपाल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेपाल में। इसका उद्घाटन जो है नेपाल में किया गया है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नेपाल में भारत के दूतावास के प्रभार मामलों डॉक्टर अजय कुमार ने काठमांडू में अरबिंदो आश्रम के नए भवन का औपचारिक उद्घाटन किया। महानिदेशक शहरी विकास विभाग और नेपाल के भवन निर्माण मणिराम गिलवाल के साथ राजनीतिक और सामुदायिक नेताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। नए बुनियादी ढांचे का निर्माण भारत सरकार द्वारा 28.25 मिलियन नेपाली रुपए के अनुदान सहायता के साथ किया गया। 3 बिल्डिंग स्टोरी में 11 क्लासरूम, 3 लैब, 4 स्टोर रूम, 2 स्टाफ रूम, खातों, प्रशासकों, रिकॉर्ड लाइब्रेरी, प्रिंसिपल के कमरों के अलावा इसमें परीक्षा और बहुउद्देशीय हॉल भी हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं यहाँ पर वीडियो सीरीज लगातार लाने वाली हूँ। GS पेपर 1, GS पेपर 4, MPPSC जो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ रुकी हुई थी हम सब कुछ यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। और आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरे नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।